वैक्सीन लाई जा रही है, वैक्सीन आ रही है। दुनिया में अभी एक ऐसा बताया जा रहा है कि एक महामारी फैल रही है और उस महामारी से निपटने के लिए आपको एक वैक्सीन चाहिए, ठीक है। ये दोनों को मैं कॉन्स्पिरेसी मानता हूं, लेकिन इस कॉन्स्पिरेसी पर मैंने कभी विस्तार से तो क्या संक्षेप में भी बात नहीं की अपने चैनल के माध्यम से। और अब ये किसान आंदोलन आ गया, इस किसान आंदोलन के ऊपर भी मैंने कुछ भी बात नहीं की, ठीक है। उसका कारण जो मुझे लगता है कि ये दोनों बहुत बड़ी बातें तो हैं, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी नई बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है जिस पर एकदम से मैं खुलासा करूं, जागरूकता फैलाऊं, लोगों को अवेयर करूं। कोई नई बात नहीं है ये तो पुरानी बात है। कितनी पुरानी बात है? जितने पुराने विश्व के शासक हैं और उनके षड्यंत्र है और उनका एंस्लेवमेंट है और उनकी गुलामी है, उनका जो कंट्रोल एजेंडा है, जैसे कि एजेंडा 21 है, ठीक है। अब अगर फार्मिंग के संबंध में बात करें तो मैं तो ये मानता हूं कि ये तो उतनी पुरानी चीज है जितनी पुरानी ग्रीन रेवोल्यूशन है, हरित क्रांति है, और जितना पुराना व्हाइट रेवोल्यूशन है, दूध क्रांति है। तो शॉर्ट में बता देता हूं बेसिकली ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में क्या मानता हूं और व्हाइट रिवॉल्यूशन के बारे में क्या मानता हूं और किसान आंदोलन के बारे में, मतलब अंतिम मेरा क्या कंक्लूजन है। फिर इसके बारे में जितना जितना मुझे पता होगा मैं बताते जाऊंगा। जो लेटेस्ट इसके बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं है, इसके बारे में पुरानी बातें ही मुझे पता है और बेसिक अवधारणाएं मुझे पता है। लेटेस्ट डेटा और इवेंट सीक्वेंस मुझे पता नहीं है कि किसने आंदोलन शुरू किया, कौन कहां पहुंचा, किससे मीटिंग करी, क्या मिला उससे, क्या उसने माना, क्या उसने नहीं माना, ठीक है। ये सब मुझे नहीं पता। तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन था, जो हरित क्रांति थी, वो हरित क्रांति थी। हरित क्रांति बेसिकली इस बात का रेवोल्यूशन था कि इस देश के अंदर ज्यादा से ज्यादा जीएमओ लेकर आया जाए। जो बीज होता है, देशी जो बीज होता है, उसको हटाकर छेड़छाड़ वाला बीज इस देश में लेकर आया जाए, पहली बात। और दूसरी बात, ज्यादा से ज्यादा इस जमीन के ऊपर उर्वरक, पेस्टिसाइड, यूरिया, डीएपी, ये सब डाला जाए। तो यहाँ की जो जमीन है बेसिकली उसको, उसके अंदर वो बीज और वो जो फर्टिलाइजर है वो इस्तेमाल किया जाए। ये ग्रीन रेवोल्यूशन का मुख्य एजेंडा था। जो व्हाइट रेवोल्यूशन का मुख्य एजेंडा क्या था? नहीं, व्हाइट रेवोल्यूशन का मुख्य एजेंडा था जो इस देश में गाय है, देशी गाय है, धीरे धीरे उसको नष्ट करके यहाँ पे जर्सी सुअर को प्लांट किया जाए। कितना पुराना षड्यंत्र है ये। और तुमको आज पता ही है बिहार के अंदर बेसिकली तुमको देखने को मिलती ही नहीं है ना। अब मुझे जो शर्म आती है जो बात सुन के, वो ये कि ये है देशी घी, ये है देसी गाय, ये है देसी टमाटर, ये है देसी खीरा। अबे जो वास्तव में घी है, जो वास्तव में टमाटर है, जो वास्तव में खीरा है, जो वास्तव में ककड़ी है, उसको तो रिप्लेस करके आपने बाहर से कुछ नकली आर्टिफिशियल चीज लेकर आ गए, नकली दूध लेकर आ गए। और जो वास्तविक दूध है, जो वास्तविक आपका घी है, जो वास्तविक टमाटर है, वो देशी हो गया, वो एक अलग ही नस्ल हो गई। मतलब इस देश का गुलाम कैसे मतलब चल रहा है, इसको लेकर आपको बात आ रही समझ में कि जो फिरंगी है, जो छेड़छाड़ किया हुआ है, आर्टिफिशियल है, अप्राकृतिक टमाटर, वो तो टमाटर है, वो टमाटर है। और जो वास्तविक टमाटर होना चाहिए वो देसी टमाटर है। अरे भैया देसी टमाटर रखे हो क्या? नहीं, देसी टमाटर तो नहीं है बहन जी, ये ले जाओ। जो टमाटर है वो देसी टमाटर हो गया, उसको एक अलग कैटेगरी में डाल दिया। और देसी शब्द तो इस देश के अंदर एक अपमानजनक चीज है ना। कहा पिछड़े बंदा प्रतीक है, तो देसी आदमी है ना, देसी बाबू, इंग्लिश बेब, है ना। तो जो वास्तविक चीजें हैं, जो प्राकृतिक चीजें, वो देशी हो गई। और जो चीज है ही नहीं, जो चीज नकली है, जो पूरी तरीके से अप्राकृतिक है, वो सामान्य चीज हो गई, है ना। तो ये पूरा षड्यंत्र है। ये ग्रीन रेवोल्यूशन और व्हाइट रेवोल्यूशन के बारे में मेरी राय है। अभी जो किसान आंदोलन चला है, इसके बारे में निष्कर्ष बताता हूं। निष्कर्ष मेरा ये है कि जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वे ये चाहती हैं कि इस देश के अंदर जो खेती है, जो खेती करने वाले हैं, वो खेती करने वाले ये मानने लग जाए कि जो खेती है वो नॉन प्रॉफिटेबल काम है, इसमें मार्जिन नहीं है, इसमें धंधा नहीं है, इसमें कोई कमाई नहीं, कोई बिक्री नहीं है। तो ना सिर्फ वो खेती छोड़ दे, बल्कि खेती के बारे में ऐसी राय भी बना ले। तो वो खेती छोड़ के शहर की तरफ भगे, जॉब पकड़े,
10 साल की गाड़ी की जॉब पे लग गया कोई, ठीक है, कोई कई बार पियोन की जॉब पर लग गया, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई पान की दुकान खोल ली किसी ने। बिहार में हो चुका है ये चीज बिहार में हो चुकी है, और मैं दिल्ली बॉम्बे में रह चुका हूँ इतने साल, तो दिल्ली बॉम्बे में तो पेल की यही हो रहा है। मतलब जो बिहार से आने वाला आदमी है उसकी तो हालत ऐसी कर दी, तो बिहारी है। तो राजस्थान में अजमेर में मैंने वो नफरत देखी है बिहारियों के प्रति। यहां पर गैस की पाइपलाइन डल रही है, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की, तो जो आते हैं काम करने वाले वो बिहार के बंदे आते हैं। मैं बिहारियों के साथ बहुत लंबे समय से रहा हूं, कोटा से 2005 से रहा हूं, मुंबई में रहा हूं, दिल्ली में रहा हूं। तो जब वो बिहारी आदमी मिलता है तो मेरी इससे जानने की इच्छा होती है कि वो कहां से है, इस बात में गहराई समझना। तो ये जो आया था ना, ये वर्कर पाइपलाइन वाला, वो मुझसे कुछ बात कर रहा, सामने मेरी एक जिम है, वो जिम वाला भी खड़ा था। तो मैंने उस वर्कर से पूछा कहां के रहने वाले हो, तो जिम वाला क्या बोला, ये तो बिहारी है, तो बोली से लग रहा है। अब तो तेरे को पता है क्या, तू 50 साल से अजमेर में, मेरे को नहीं पता है कि बिहारी है, बोली से लग रहा है। आई वॉन्टेड टू नो प्रिसाइजली कि बिहार में कहां से, भैया छपरा से है कि पटना से कि सीवान से कि कौन से सराय से, सब जानना चाह रहा था। लेकिन उसने ऐसी राय बना दी कि ये सब तो बिहारी है। फिर लंच का टाइम हो गया है, तो वो ऐसे बोल रहा है, अरे बिहारी चले गए होंगे, इनको तो कहीं भी दाल चावल मिल जाए, दाल चावल खाते रहते, दाल चावल करके काम चला लेते। मतलब राय ही ऐसी बना रखी है अजमेर में लोगों ने, है ना। एक बार हम बारात में गए थे, मेरा साथ में कजिन था, कहीं रेस्टोरेंट में रुके दिल्ली अजमेर के बीच में, ठीक है। तो एक आदमी ने कुछ खाना रेस्टोरेंट में लाके दिया, तो ठंडा सा खाना था, तो मेरा भाई उसमें झगड़ने लग गया, ये साले बिहारी है, ये साले ऐसे ही कर देते, ये ऐसे ही ले आते, इनकी कोई ऐसे यही सब, ऐसे यही सब। मतलब इतना हेटरेट कैसे है बिहार का, आपको बात आ रही है समझ में। तो ये सब वो ये एजेंडा 21 है। तो इस जमीन के ऊपर, जो जमीन पे जो खेती करते थे उनको ये समझा दिया जाए कि खेती नॉन प्रॉफिटेबल है और खेती में मार्जिन नहीं है। तो अब जमीन का क्या करें, क्योंकि सरकार ने नियम बना दिया है कि खेती की जमीन पे खेती ही होगी। सरकार कौन से नियम बनाती है, सरकार वो नियम बनाती है जो विश्व के शासक सरकार को बोलते हैं कि आपको अपने देश में ये नियम बनाने। तो खेती की जमीन पे अब खेती ही होगी, और किसान खेती करेगा नहीं, तो मल्टीनेशनल कंपनी आके बोलेगी कि जमीन हमको दे दो। तो अब जमीन जब उसके पास चलेगी तो उसमें के शासक जमीन चाहते हैं कि नॉन प्रॉफिटेबल हो जाए। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि विश्व के शासक ये चाहते हैं कि इस देश में खेती नॉन प्रॉफिटेबल हो जाए। जो लैंड ओनर्स हैं, जो छोटे किसान हैं, और इनफैक्ट जो बड़े किसान हैं, बड़े किसान से या तो आप जमीन ले लो या फिर मतलब उसके साथ आप सेटिंगबाजी कर लो। जमींदार जो शोषण करता है, आप उसको अपना एजेंट बना लो। बिल्कुल यही काम हुआ था। मोटरसाइकिल डायरी जो फिल्म मैंने आपको बताई थी, सजेस्ट की थी, उसमें दिखाया नहीं गया था, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रपंच है ये। क्योंकि इस दुनिया में अमेरिका की अनुमति के बिना कोई फिल्म बढ़िया से बन नहीं सकती, तो अमेरिका के खिलाफ फिल्म बनाना मुश्किल है। तो उन्होंने वो वाला पार्ट ठीक से नहीं दिखाया, वो मोटरसाइकिल पे कैसे जर्नी करते हैं वो सब बढ़िया से दिखाया। बट वास्तव में क्यूबा में क्या हुआ था, जो सारा का सारा शोषण था वो जमींदार करते थे, और इन जमींदारों से अमेरिका की सेटिंग थी। तो बात वही हो गई ना, बेसिकली अमेरिका जमींदारों को बोले कि तुम ऐसा ऐसा करो, या फिर वहां पर प्रधानमंत्री बना दे चुनाव लड़वा के किसी को, उसको बोले कि तुम ऐसा ऐसा करो। तो बात वही है। तो बात यह है कि यहां की जो जमीन है उसके ऊपर आधिपत्य चाहते हैं विश्व के शासक। विश्व के शासकों की ही होती है मल्टीनेशनल कंपनियां। मल्टीनेशनल कंपनियां चाहती हैं कि भारत की जो जमीन है उस पर आधिपत्य जमा लें। अब भारत की जो जमीन है उस पर आधिपत्य जमाने से क्या होगा, तो पहली बात तो राजीव दीक्षित ने बात बताई थी कि जो भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो जमीन है वो मिशनरीज के पास में। मिशनरीज कौन है, विश्व के शासक हैं, पोप है, पीडोफाइल गैंग है। पीडोफाइल जो गैंग है वो सबसे बड़ा विश्व का माफिया है, ठीक है। अच्छा, अब जमीन बेसिकली किसी देश की जब आपके पास होती है तो वो देश आपके पास होता है। उस देश की पॉलिसीज आप डिक्टेट करते हैं, और जमीन के नीचे जो भी है, जमीन भी आपकी है, जमीन में कुछ करने के सारे राइट आपके हैं। जमीन के नीचे जो भी कुछ है वो आपका है, और जमीन के ऊपर उगने वाला जो भी कुछ है वो भी आपका है। तो अब जैसे ये कुछ नोट है, ये करेंसी है, पैसा है, इसकी क्या महत्ता है? इसकी कोई महत्ता नहीं है। ये एक मीडियम है,
ये मैं किसी आदमी को दूंगा तो उसके बदले में वो मफलर दे देगा, मुझे ये दे देगा, मुझे ये टोपा दे देगा, ये ईयरफोन दे देगा, ये फोन दे देगा, ये ट्राइपॉड दे देगा, ये टेबल दे देगा, ये कुर्सी दे देगा, ये बैकड्रॉप दे देगा। ये बैकड्रॉप कहां से बना है? कपास से बना है। कपास कहां पे उगी? जमीन के ऊपर उगी है। ये कुर्सी कहां से उगी है? ये कुर्सी उगी है पेट्रोलियम पदार्थ है, बेसिकली पेट्रोलियम प्रोडक्ट है कुर्सी, प्लास्टिक। पेट्रोल कहां से? जमीन से निकला है। तो आप, और ये पत्थर कहां से निकला? जमीन में से निकला है। सीमेंट कैसे बनी है? सीमेंट तो केमिकल प्रोडक्ट है, बट वो भी कहां से निकले? उसके अवयव यहां से निकले। तो जमीन के नीचे से निकलने वाला पानी, तेल, कोयला, जस्ता, तांबा, सोना, चांदी, हीरा, ये सब, और उसके ऊपर उगने वाला कपास, दाल, चावल, जो भी आप बोलो, ये सारी उनकी, किनकी? जिनकी जमीन है जी। तो वास्तविक जो वेल्थ होती है वो ये नहीं होती। वास्तविक, अब इससे जो आप खरीद सकते हैं वो वेल्थ है, वो खरीदने की जरूरत ही नहीं, उनकी जमीन है। अब वो जमीन से बेचेंगे बेसिकली वो चीज को उगा के, ठीक है। तो ये मॉडल रहा है। राजीव दीक्षित ने बताया था कि जो अमेरिका और यूरोपियन देश है उनके पास जमीन बहुत बड़ी है, उनके पास लोग कम है, लेकिन उनकी पॉलिसी हमेशा से ये रही है कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करते रहो, उत्पादन बढ़ाते रहो, उत्पादन बढ़ाते रहो, उत्पादन ही बढ़ाते रहो बेसिकली। और अपने देश में खपत होती नहीं है, तो जो गुलाम देश है, भारत है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ये थोड़े अरब कंट्रीज है, इनके ऊपर डालते रहो। और इन लोगों को न्यूरोप्लास्टिकली प्रोग्राम करते रहो कि इन्होंने अमेरिकन उत्पाद खरीदा, यूरोपियन उत्पाद खरीदा, तो ये बहुत मॉडर्न है, बहुत विकसित है। ये न्यूरोप्लास्टिकली इनको प्रोग्राम करते रहो, लेकिन उसके लिए पैसा कहां से आएगा इन लोगों के पास? उसके लिए जॉब पे रखेंगे इनको जॉब पे रखेंगे, इनसे सारा श्रम इनसे करवाएंगे, फिर इनको पैसे देंगे, उस पैसे से ये खरीदारी करेंगे और अपना लाइफ स्टाइल मेंटेन करेंगे। बट वास्तव में मालिक कौन है? असली मजा कौन कर रहा है? असली मजा कर रहा है वो एमएनसी का मालिक, विश्व के शासक। असली मजा वो कर रहे हैं, बाकी जो मास है, जो गुलाम है, वो इस इल्यूजन में जी रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा कंक्लूजन है मेरा। किसान आंदोलन इसीलिए हो रहा है क्योंकि इस प्रकार से लॉज लाए गए। लॉज लाने के लिए बोला, विश्व के शासकों ने भारत के शासकों को बोला कि इस प्रकार से लॉज लेकर आओ, जिस प्रकार से ये है, ठीक है। अच्छा, लॉ में क्या आया है कि मंडी के बाहर किसान को किसी भी मूल्य, ये क्या है? चला कंटिन्यू। ये क्या है मैसेज बिना? हाँ, चना हमने पूछा है। नहीं तो फ्लाइट मोड में होगा ना? हाँ, तो रिमाइंडर है। अच्छा, ठीक है, मेरा कभी। तो पहला कानून ये लेकर आया गया है कि मंडी के बाहर भी किसान को किसी भी मूल्य पर बेचने की आजादी है, स्वतंत्रता है। और इसके साथ साथ में मंडी में एक जो एमएसपी होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसको हटाया नहीं गया है, वो अभी भी है। आपको आ रही बात समझने? तो पूरी बात समझना। मंडी क्या होती है? किसान कहीं से भी लाकर कुछ भी कहीं पर बेच नहीं सकता। मतलब वो उगाएगा तो यार उसके पास पूरा ट्रैक्टर रहता है, 2-3 ट्रैक्टर होते हैं, तो वो उगाकर लाकर मंडी में बेचता है। और किसी फसल को बेचना ये हलवा काम नहीं है। मतलब मैं कपड़े लेकर चला के और गाड़ी में डाल के और कपड़े बेचकर आ गया, आलू बेचकर आ गया, ऐसा नहीं। पूरी फसल बेचनी है आपको, तो 5-7 दिन तक हम उसको डेरा लगा के रखना पड़ता है मंडी के अंदर। मंडी में मंडी में वो डेरा डालता है, वहां पर वो रहने खाने का इंतजाम, तंबू वगैरह लगाता है, लेबर वगैरह लगती है, लाने ले जाने खर्चा लगता है। तो मंडी के अंदर क्या होता है? मंडी के अंदर व्यापारी होते हैं जो उससे सामान खरीदते हैं, और जो व्यापारी होते हैं उनको लाइसेंस चाहिए होता है। मंडी में जाके कोई भी आदमी किसान को ऐसा बोल नहीं सकता कि मैं तेरे से 500 किलो गेहूं खरीदूंगा, उसके लिए लाइसेंस चाहिए, लाइसेंस आपको चाहिए सरकार की। और मंडी के बाहर भी आप किसी किसान को ऐसे बोल नहीं सकते कि तेरा 500 रुपए का जो भी 500 किलो जो तेरा गेहूं है वो मेरे को दे दे। आपके पास राइट नहीं है। इसका एक कानून है फिर से भारत में, आवश्यक वस्तु अधिनियम समथिंग करके है। आवश्यक वस्तु अधिनियम का मतलब है कोई भी सामान्य आदमी
उसकी जितनी औकात है, जितनी जरूरत है, उससे ज्यादा वो अनाज और सामान्य जो वस्तु होती है ना रोजमर्रा की एसेंशियल, उसको खरीद नहीं सकता, उसको खरीद कर रख नहीं सकता। नहीं तो ये उस कैटेगरी में आ जाता है, क्या बोलते हैं उसको, जमाखोरी की कैटेगरी में आ जाता है ना। सामान्य आदमी के लिए जमाखोरी अलाउड नहीं है, बाकी बड़े बड़े सब लोगों के लिए जमाखोरी अलाउड है, ठीक है। मतलब अब हो जाएगी, अब और कानूनी रूप से हो जाएगी, ठीक है। बदमाशी तो पहले भी हो रही थी, आम आदमी कुछ करता नहीं बदमाशी, ना गैर कानूनी काम करता है, अब वो जो बदमाशी है वो कानूनी हो जाएगी। तो वो देखते हैं कैसे। तो मान लो कि मंडी के अंदर जो व्यापारी बैठे हुए हैं, वो उनके पास ही राइट है किसान से कुछ भी खरीदने का। अब ये आपस में क्या सेटिंग कर लेते हैं कि भाई किसान अगर मान लो कि 20 रुपए किलो के अंदर बेचना चाहता है, तो ये आपस में सेटिंग कर लेते हैं कि हम तो 12 रुपए में खरीदेंगे। 12 से ऊपर कोई भाव बोलेगा ही नहीं। ये पूरे देश के अंदर सारे व्यापारों की एक सेटिंग होती है, ये कार्टेल है, ये गैंग है। तो सरकार बोलती है कि यार भाई किसान की तो लागत ही 14 रुपए आ रही है, या जो भी है, मतलब हो सकता है 18 रुपए आ रही है। तो सरकार बोलती है कि यार हम जय जवान जय किसान, किसानों का देश है, तो हम किसानों को समर्थन देंगे, सपोर्ट करेंगे। तो हम ये एमएसपी लगा देते हैं, ये 15 रुपए लगा दिया, चलो ये 18 रुपए लगा दिए, ये 18 रुपए किलो में सरकार खरीदेगी तुमसे अनाज। जितना बेच दो सब बेच दो। ये गेम है। अब जितना किसान उगा रहा है उतना सरकार खरीद ही नहीं सकती। सरकार की भी तो औकात है, लिमिटेड है खरीदने की। पहली बात तो उसकी सीमा है खरीदने की, दूसरी बात उसका बजट है। भाई उसको सड़कें बनानी है, हॉस्पिटल बनाने, सेना में लगाना, पता नहीं कहां कहां लगाना है उसको पैसा, सारा जीएसटी का पैसे का मैं अनाज ही खरीद के रख लूंगा क्या? तो ये कितना होता है? ये 10 से 20% होता है। अधिकतम से अधिकतम 20% अनाज ऐसा होता है जो मिनिमम समर्थन मूल्य पर सरकार किसान से खरीद सकती है। बाकी 80% जो है ना, वो तू अपने सिर पर रख के मार, उसको जला के व्यापारियों को बेच, जितने में खरीद रहे उतने में बेच तू, या सड़ जाएगा तेरा अनाज। मिनिमम समर्थन मूल्य कितना बड़ा एक इल्यूजन है। 20% खरीद सकता है, 20 मैक्सिमम है वो। उसके पहले 20% ही खरीद सकता है। अधिकतम से अधिकतम 20%, उत्पादन का 20% ही सरकार खरीद सकती है। उसके बाद सरकार हाथ खड़े कर देती है। यहां तक आपको बात आ रही समझ में? अच्छा, अब इसके अंदर का भी झोल बताऊं, मतलब ये बात से मतलब आपके हवाइयां उड़ गई ना इतनी सी बात से। 80% तो 80% तो उसको या तो खुद खा, या मजबूर है, या सड़वा दे, या जो मंडी में जो व्यापारियों ने गैंग बना रखी उनको उतने में बेच। और नेगेटिव में जाएगा किसान, किसी भी हालत में नेगेटिव में ही जाएगा। उनकी सेटिंग है, मतलब जितना उसने लागत लगाई उससे कम ही जाएगा, उसका लाने ले जाने में सब निकल गया, खत्म हो गया। वो गांव लौटने तक के पैसे नहीं हो उसके पास। ये 20% वाला गेम है। अभी 20% के अंदर की मैं बदमाशी आपको बताऊं। भाई सरकार ने बोल दिया कि मैं अनाज 15 रुपए में खरीदूंगी, मंडी में व्यापारी बोल रहे हैं कि मैं 12 रुपए में खरीदूंगा, किसान बोल रहा है कि यार 18 रुपए लगाए उसको उगाने में, कम से कम 20 रुपए में तो खरीद लो। सरकार बोल रही नहीं, हमारी औकात इतनी कि 15, अधिक चलो 16, तुमने आंदोलन कर दिया, तुम्हारे एक्टिविस्ट आ गए ज्यादा उंगली करने के लिए, तुमने 16 रुपए मिल, चलो सुनो। और सरकार, यार ये बातें तो तेरे को तो पता है नहीं यार, किसान कितना बहुत पिछड़ा हुआ किसान एक आदमी, उसको पता थोड़ी ना होता सरकार में क्या चल रहा है। तो किसान ने मतलब जो एमएसपी है बेसिकली सरकार ने वो 15 रुपए रखा है, 16 रुपए रखा है। ये बात किसको पता रहती है? ये बात पता रहती है प्रधानमंत्री को, कुछ अखबार पढ़ने वालों को, रसद अधिकारी को, जो कृषि मंत्री है, और जो बेसिकली वहां पर अलग अलग मंडियों के अंदर एपीएमसी होती है। बेसिकली एपीएमसी का मतलब होता है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मैनेजमेंट कमेटी, मंडी बोलते हैं इसको। इन सब बड़े बड़े लोगों को पता रहती है। अभी क्या होता है कि जो बड़ा बड़ा जमींदार है, बड़ा किसान है, मतलब इतने बड़े किसान है कि वो खुद ही मंत्री है। अब आप बोलो, मंत्री और मंत्री भी वही आदमी, किसान भी वही आदमी है, दरोगा भी वही आदमी, किसान भी वही है। एपीएमसी का जो अध्यक्ष है वो अध्यक्ष भी वही है और किसान भी वही है। एसपी जो है, एसपी भी वही, किसान भी वही है। तो ये सारे जो सिस्टम के अंदर के जो किसान है,
ये सारे किसान क्या करते, सबसे घटिया लेवल का जो अनाज इनके पास होता है ये तुलवा के वो मिनिमम समर्थन मूल्य पर सारे बिकवा देते, सरकार को सब बिकवा दिए सरकार को, सबसे सड़ा हुआ घटिया किस्म का अनाज मिनिमम समर्थन मूल्य पे। तो इनके पास सबसे घटिया वाला चला गया सरकार के पास, इनको मिनिमम समर्थन मूल्य मिल गया, सरकार का जो लिमिट थी वो पूरी हो गई। अब जो छोटा किसान है जिसे ढंग का अनाज उगाया है वो 20% तो क्या, अब वो एक दाना नहीं दे सकता सरकार को, सरकार उसे एक दाना नहीं खरीदेगी। हो गया, समझ रहे कितना बड़ा षड्यंत्र है। तो एमएसपी का कोई महत्व ना होना, कोई महत्व नहीं है एमएसपी का। तो ये गैंग है, ये एपीएमसी का गैंग है, इसी को बेचना पड़ेगा। अब सरकार चाह रही है कि ये बाहर भी किसान को बेचने की सुविधा हो। अब जब किसान को बाहर बेचने की फ्रीडम मिल जाएगी तो बाहर आएंगे बड़े बड़े घराने। राहुल चिमरभाई मेहता का जो सबसे पॉपुलर वीडियो है जिसको मैं बार बार प्रमोट करता हूं अपने चैनल के माध्यम से, वो है कि रॉथस्चाइल्ड और रॉकफेलर चलाते हैं इस देश को, धनिक चलाते हैं इस देश को, अडानी अंबानी नहीं चलाते। तो इस देश में जो सबसे ज्यादा एक्टिविस्ट है ना अभी तक वो यही मान रहे हैं कि इस बिल से अंबानी अडानी ये बड़े बड़े घरानों का फायदा होने वाला है। वो ये नहीं जानते कि कितने साल पहले ये सब लोग बड़े बड़े घराने ये एजेंट बन चुके हैं। एजेंट है भाई हर गैंग का सरदार, हर माफिया ये चाहता है कि उसका ज्यादा से ज्यादा बड़ा साम्राज्य हो। भाई रॉकफेलर और इल्यूमिनाटी और रोथस्चाइल्ड छोड़ देंगे क्या यार? भारत के अंदर इतनी संपदा है, ये अडानी और अंबानी के हाथ में छोड़ देंगे क्या? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। सब कुछ जो भी अंबानी और अडानी करता है सब कुछ उनके इंस्ट्रक्शन पे होते हैं। इनकी सारी मशीनरी, सारे रिसोर्सेज, सब कुछ उनके विश्व के शासकों के। तो जो पहले गैंग थी, मंडी व्यापारियों की गैंग थी, उस मंडी व्यापारी की गैंग को तोड़कर उसको भी हथियार, ये जो नया गैंगस्टर है, नया माफिया है, विश्व शासक है, वो इन पर यहां पर अपनी हिस्सेदारी बनाना चाहते हैं, अपना आधिपत्य बनाना चाहते हैं। और ये कोई नई स्ट्रेटेजी नहीं है, ये बहुत ही सामान्य स्ट्रेटेजी है जिसको एमबीए करने वालों को है ना ऐसे पढ़ाया जाता है कि बहुत ही महान चीज है। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, जैसे कि यहां पर कोई कोल्ड ड्रिंक कंपनी चलती है, कोई भारत की कोल्ड ड्रिंक कंपनी जानते हो जो बंद हो गई, कोई तो चलती होगी कैंपा कोला समथिंग करके ऐसा कुछ मान लो, मुझे भी याद नहीं है, ठीक है। तो जो मान लीजिए कि भारत में कोई कोल्ड ड्रिंक कंपनी है, वो 10 रुपए के अंदर अपनी कोल्ड ड्रिंक बेच रही है, तो पेप्सी आएगी और पेप्सी बोलेगी कि मैं 9 रुपए में बेचूंगी, ठीक है। और वैसा ही मतलब उनका मटेरियल ठीक ठाक होता है तो और खूब मार्केटिंग पेल करते 9 रुपए के अंदर बेच देते। अगला आदमी भी 9 रुपए में ले आता है, यहां का देशी आदमी, फिर वो बोलते मैं 8 रुपए में बेचूंगी। फिर अगले आदमी यहाँ का जो देशी है उसकी फटती है, यार 8 रुपए तो मैनेज करता है कैसे करके, वो बोले मैं 7 रुपए में बेचूंगी। फिर अगले दिन उसको ऑफिस से बुलाया जाता है, यहाँ का जो मालिक है, यहाँ की कंपनी का जो मालिक है, उस मालिक को फिरंगी कंपनी का जो मालिक है वो बुलाएगा अपने ऑफिस में, बोलेगा देख ये मैंने 9 किया तूने भी 9 कर लिया, मैंने 8 किया तूने भी 8 कर लिया, मैं तो 4 करूंगा, तू कर लेगा क्या? और कर भी लेगा तो कितने टाइम तक कर लेगा? मैं 10 साल तक 4 कर सकता हूं, तेरी 1 साल भी औकात है कि सर्वाइव करने की लॉस के साथ में? तेरी औकात नहीं है तो एक काम कर, या तो तू बिक जा या तो तू हट जा, या तो बिक जा या तो हट जा। कोई दया नहीं है इसमें, कोई मानवता नहीं है, कोई धर्म नहीं है, या तो बिक जा के हट जा। कंप्लीट गला काट प्रतिस्पर्धा है, बिक जा के हट जा, नहीं तो हमारे पास सब कुछ है, सरकार हमारे पास है, सारे लॉयर हमारे पास है, सारे जज हमारे पास है, सारे गुंडे हमारे पास है, सारे हथियार हमारे पास है। तू प्यार से बोल रहा हूं या तो दिख जा के हट जा, नहीं तो 20 साल के लिए जाएगा किसी ना किसी रेप केस के अंदर, तो दिख जा के हट जा। तो ये जो आंदोलन खड़ा किया है किसान आंदोलन, ये पहला अपने प्रकार का नॉन पेड मीडिया वाला आंदोलन है। हर आंदोलन को पेड मीडिया खड़ा करता है, पेड मीडिया।
इंक्लूडिंग आम आदमी पार्टी आंदोलन, पूरा पेड मीडिया, अन्ना हजारे, पूरा अन्ना हजारे आंदोलन पूरा पेड मीडिया का आंदोलन था। क्यों? कंट्रोल अपोजिशन खड़ा करना होता है, कंट्रोल अपोजिशन। भाई यार जनता को एंगेज करके रखना होता है यार। अभी आप नौकरी छोड़ दो, घर छोड़ दो कि आपके पास बहुत खाली समय आ जाएगा। अब आप विश्व के शासकों को रिसर्च करने बैठोगे, उन कॉन्स्पिरेसी करने वालों के खिलाफ लड़ोगे और संगठन बनाओगे, इतना खाली टाइम आपको मिल जाएगा। जो गुलाम लोग होते हैं उनको एंगेज करने के लिए कुछ चाहिए। राम नाम इनफ नहीं था एंगेज करने के लिए, बीजेपी इनफ नहीं था एंगेज करने के लिए, तो एक कंट्रोल अपोजिशन केजरीवाल खड़ा करना पड़ा कि अब देखो ये नया महासंग्राम आ गया, देखो क्या हो रहा है, क्या सर्कस चल रहा है। तो जनता इसी में एंगेज हो जाती है। ठीक है, तो पॉइंट ये है, तो ये नॉन पेड मीडिया वाला रिवॉल्यूशन है पहला। ये किसने खड़ा किया? मंडी वालों ने खड़ा किया। हमेशा क्या रहा कि जो मंडी वाले हैं ना, मंडी वाले व्यापारी और जो किसान हैं, इनके बीच में मतलब टकरार रही है हमेशा। पहली बार सब साथ में आ गए। तो जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं ना कि भैया ये सरकार के विपक्षी लोग कर रहे हैं या कम्युनिस्ट लोग ये आंदोलन कर रहे हैं, वास्तव में जो आंदोलन कर रहा है ये मंडी वाले कर रहे हैं, किसानों को अपने साथ संगठित करके। अब जब किसान और मंडी वाले आपस में संगठित होके बिल के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो बाकी जो पार्टियां हैं वो पार्टी ऐसे चुप नहीं बैठ सकती, उसको दिखाना जरूर पड़ेगा कि हम किसानों के साथ हूं। कम्युनिस्ट पार्टी किसानों के साथ, आम आदमी पार्टी किसानों के साथ, कांग्रेस किसानों के साथ, ये दिखाना जरूर पड़ेगा। नहीं दिखाओगे तो फिर नहीं होगा। जबकि आपको पता होना चाहिए कौन किसके साथ है। मैं स्पष्ट रूप से नहीं कहना चाहता यहां पे कौन किसके साथ में, वो आपको सब पता है कौन किसके साथ में। तो पहली चीज तो ये है कि ये जो आंदोलन है ये एपीएमसी वालों ने खड़ा किया है। तो ये पहला इस प्रकार का रिवॉल्यूशन है जो नॉन पेड मीडिया वाला है। इसको एपीएमसी के जो व्यापारी है उन्होंने किसानों के साथ संगठित होकर खड़ा किया है, और ऐसा है। तो मैं वाली बात कह रहा था कि किस प्रकार से बड़ी कंपनियां आती है और छोटी कंपनियों को कुचल देती है। तो मैंने आपको उदाहरण दिया था कि किसान बेचना चाह रहा है 20 में, सरकार बोल रही है 16, व्यापारी बोल रहे एपीएमसी के 12। अभी एमएनसी तक तो जाने की जरूरत ही नहीं है। रिलायंस और अडानी की जो कंपनी है वो किसान के पास जाके बोलेगी कि मैं 22 में खरीदूंगा। वही सिस्टम कोका कोला वाला है यहाँ। व्यापारी बोल रहा है, बोलेगा कि मैं 23 में खरीदूंगा। कंपटीशन वो भी दिखा रहा है, वो भी दांत दिखाएगा व्यापारी कि मैं 23 में खरीदूंगा। तो अंबानी और अडानी बोले मैं 24 में खरीदूंगा, तो बोलेगा 25 में खरीदूंगा, बोले मैं 30 में खरीदूंगा। तू खरीद लेगा क्या? अबे तू खरीद भी लिया, तेरी औकात है कि मतलब आगे बेचने की। 30 में तू खरीदेगा तो बेचेगा कितने में? तू ये बता। मतलब ये बड़ी बड़ी कंपनियां ये मंडी व्यापारी को बोल रही है ना, दांत दिखा दिखा के तू 30 तक तो भाव ले आया, तू खरीद लेगा तो बेचेगा किधर? तेरे पास है क्या? तेरे पास क्या है? मतलब ये बड़ी मंडी है, तेरे पास छोटी मंडी है, ये सब्जी वाले ठेले, ये है तेरे पास। नेटवर्क ही नहीं है बेचने का। अबे सप्लाई का नेटवर्क तो तेरे पास है ना। रिलायंस फ्रेश किसके पास है? मेरे पास है। वॉलमार्ट किसकी है? हमारी है। अमेजन किसका है? हमारा है। फ्लिपकार्ट हमारा है। ग्रोवर्स हमारा है। सब कुछ हमारा है बे। तो तू कितने में खरीद लेगा, कितने में बेच लेगा और कब तक बेच लेगा? ये सर्कस में 10 साल चला सकता हूं। हम विश्व के शासक है बे, हमारी प्लानिंग 500 साल की होती है। तू 1 साल भी लॉस बियर कर सकता है क्या? तू 1 साल लॉस बियर नहीं कर सकता। इसलिए बिक तो तू क्या जाएगा, तेरी जरूरत ही नहीं है हमें, तू हट जा। अब ये हट गया तो ये क्या काम करेंगे मंडी व्यापारी? ये कोई डिश एंटीना की कंपनी खोल ली किसी ने सुपीरियर सोसाइटी खोल ली किसी के पास पुरानी एलएलबी की डिग्री पड़ी थी, वो वापस बार काउंसिल में जाकर वापस लॉयर बन गया, है ना। किसी ने सब्जी की दुकान खोल ली, किसी ने परचूनी की दुकान खोल ली, किसी ने कोचिंग सेंटर खोल लिया,
है ना। किसी ने घी बेचने का धंधा खोल लिया, किसी ने कपड़े बेचने का धंधा खोल लिया, किसी ने काय की फ्रेंचाइजी ले ली, किसी ने काय का धंधा खोल लिया, कोई किसी जॉब में चला गया, कोई फिल्म चला गया, दुबई चला गया, कोई तो मतलब पूरी मंडी साफ कर दी। मंडी है ही नहीं अब, स्टेप वन कागज पे सब है। कागज पे एपीएमसी भी है, कागज पे एपीएमसी का अध्यक्ष भी है, मंडी भी है, व्यापारी भी है, एमएसपी भी है, सब कुछ है, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं है। मंडी जाएगा कौन? कोई नहीं जाएगा। क्यों जाएगा? अरे जब बड़े बड़े घरानों के ट्रक सीधे खेत में जाएंगे, अब सीधे खेत पे, और सारा माल उनके पास। अब उनके पास माल खरीदने की परमिशन है, स्टोरेज करने की परमिशन भी है, औकात तो है ही भैया। बड़े बड़े घराने इनके पास, तो बड़े 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 कोल्ड स्टोरेज है। अब उसको वो 6 महीना स्टोर करेंगे, 6 साल स्टोर करें, उनकी मर्जी। एक बार आपके पास खरीदने का राइट आ गया तो भाई मैंने खरीद लिया ना, अब जमाखोर कैसे हो गया मैं? मेरे पास राइट है, मैं जिसको जैसे भी जहां बेचूं। तो आपको बात आ रही समझ में? तो ये जैसे बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियों को लूट लेती है, खत्म कर देती है, वैसे विश्व के शासकों ने मंडी को खत्म कर दिया। अब किसान के पास ऑप्शन बचा नहीं, तो ये 1 साल चला, 2 साल चला, 3 साल चला, 4 साल चला, सारा आंदोलन सब खत्म, सारे किसान खुश, बीजेपी की जय जयकार, सरकार की जय जयकार, कानून की जय जयकार, सारे एक्टिविस्ट अपने अपने काम में लग गए, है ना। कोई बेटी बचाओ अभियान में लग गया, कोई मतलब किसी न किसी अभियान में लग गया, कोई ना कोई, सारे एक्टिविस्ट तितर हो गए। अब बड़े बड़े घराने बोलेंगे मैं तो 5 रुपए में खरीदूंगा, अभी तू बेचेगा क्या? बेच रहे तो बेच, नहीं तो नहीं रख भी मत भाई। हम तो अच्छे भाई आपके फायदे की बात कर रहे हैं। अब तुम नहीं बेच रहा तो तेरे को फायदा तो है नहीं काम करने में। तो देखो हमने मुंबई के अंदर ये अपना बड़ी बिल्डिंग बना ली है, और यहाँ पर ये सुपरमार्केट है। सुपरमार्केट में काम करने वाले इस बिल्डिंग में रहते, तो यहाँ पर एक गार्ड की नौकरी है, यहाँ पे गार्ड की नौकरी कर सकता है, यहाँ पे अकाउंटेंट की नौकरी कर सकता है, यहाँ पे सिक्योरिटी की नौकरी कर सकता है। नौकरियां है, कितना तो एम्प्लॉयमेंट हमने खड़ा कर दिया भारत सरकार के लिए। तो जमीन का क्या करोगे? जमीन हमको बेच जाओ, 1 करोड़ की जमीन थी, बेच दो, 5 लाख मुझे दे। तो ये है पूरा सर्कस, आगे का है ना। तो ये तो पहला वाला जो कानून है उसी के बारे में है। दूसरा वाला क्या है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाली बात है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बेसिकली क्या है कि जो भी जमीन का मालिक है, जो किसान है, उससे कोई भी कंपनी जाके फार्मिंग कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट में, तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बट पॉइंट ये है कि जब फार्मिंग में या फिर उसका जो उत्पादन हुआ, उसकी जो बांट होगी, उसमें जो भी मसले उठेंगे, कुछ विवाद उठेगा, उसकी सुनवाई कौन करेगा? उसकी सुनवाई करेगा जज, और सारे जज उनकी। तो राइट टू रिकॉल यही तो बता रहा है, हर जगह जज को हटा के जूरी सिस्टम लेकर आओ। तो राइट टू रिकॉल पार्टी चाह रही है कि जूरी सुने ये मसला, फार्मिंग से संबंधित, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से संबंधित जो भी मसले हैं। तो राइट टू रिकॉल पार्टी चाह रही है कि ये जो कानून आपने पास किए सारे वापस लो। पहली बात, कानून वापस लो। दूसरी बात, ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाले हैं ये सारे जूरी सुने। तीसरी बात को समझना, जो पहली बात में जो समस्या क्या थी? पहली बात में समस्या ये थी कि किसान को तो पहले भी का फायदा था। किसान को तो बताया जा रहा है कि हम फायदा, किसान को पहले भी फायदा नहीं था। किसान को पहले भी फायदा इसीलिए नहीं था कि पहली बात तो एमएसपी था नहीं, और एमएसपी था भी तो उसका कोई फायदा नहीं है। क्यों नहीं है? असली जो कारण था ना, मूलभूत कारण यहां पे, वो मंडी व्यापारियों की गेंगबाजी है। अब मंडी व्यापारी गेंगबाजी कैसे कर ले रहा है यार? मतलब उसके ऊपर कोई है नहीं क्या उसको बोलने वाला? मतलब उसके ऊपर कोई है नहीं क्या बोलने वाला? ऐसे क्या है मतलब कि ये क्या चल रहा है? अंधेर चल रही है, क्या हो रहा है? तो मंडी व्यापारी के ऊपर बोलने वाला होता है एपीएमसी का चेयरमैन, अध्यक्ष। तो राइट टू रिकॉल पार्टी चाहती है, यहां पर पासबुक है ना, हमारे पास नहीं है,
जिस पासबुक के अंदर एसपी को बदलने का प्रावधान होता है, सरपंच को बदलने का प्रावधान होता है, पार्षद को बदलने का प्रावधान होता है, किसी जिला शिक्षा अधिकारी को बदलने का प्रावधान होता है, जिला चिकित्सा अधिकारी को बदलने का प्रावधान होता है, रसद अधिकारी को बदलने का प्रावधान होता है, मिलावट रोक अधिकारी को बदलने का प्रावधान होता है, जज को बदलने का प्रावधान होता है, मंत्री को बदलने का प्रावधान होता है, प्रधानमंत्री को बदलने का प्रावधान होता है। वैसे ही वोट वापसी पासबुक में एपीएमसी अध्यक्ष को बदलने का प्रावधान होना चाहिए। राइट टू रिकॉल पार्टी ये चाह रही है, ये सारे कानूनों को वापस लिया जाए, एपीएमसी अध्यक्ष के ऊपर वोट वापसी पासबुक का कानून आना चाहिए, और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है इसके जो भी मसले होते हैं जूरी कोर्ट सुनेगी। राइट टू रिकॉल पार्टी के दो मसले रहते हैं, सारा काम वोट वापसी, सारे जो भी पद हैं उन सब पर वोट वापसी लागू होना चाहिए, और जो भी मसले हैं वो सारे मसले जूरी सुननी चाहिए। ये दो प्रमुख मसले हैं जो राइट टू रिकॉल पार्टी हर जगह प्रपोज करती है उन मसलों को सॉल्व करने के लिए। तो एजेंडा 21 से कैसे रिलेटेड है ये आपको मैंने समझा दिया कि जमीन से किसानों को अलग करो, खेती मल्टीनेशनल कंपनी के पास जाएगी। अच्छा, नहीं मल्टीनेशनल कंपनी के पास जब खेती जाएगी तो करेगी क्या? एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। कुछ एक साल पहले हम गुजरात गए थे, गुजरात अहमदाबाद में कुछ सुपीरियर है, वहां पर क्या है कि थोड़ा हमारा पीने का प्रोग्राम बन गया। तो जब पीने का प्रोग्राम बना तो वहां के जो साथी था एक आदमी, उसको हमने बोला कि यार वो तू चिप्स लेते आना, आलू की चिप्स लेते आना। तो वो आ गया, पता नहीं क्या क्या लिया, चना मूंगफली लिया सला। मैंने बोला यार चिप्स क्यों नहीं लेकर आए आप? तो बोले यार मैं चिप्स नहीं लेकर आ सकता, आलू की चिप्स मैं नहीं लेकर आ सकता। ये आखिरी के 30 मिनट बचे हुए, 30 सेकंड बचे। तो वो आदमी बोला कि मैं आलू की चिप्स नहीं लेके आ सकता, पैक्ड वाले जो भी वहां पे लोकल बनते हैं, बालाजी फालाजी ये सब लेस वेस जो भी, बोले मैं नहीं लेके आ सकता। तो बोले क्यों नहीं लेके आ सकते आप? बोले यार कि मैं एक कंपनी के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता हूं, मतलब जमीन मेरी है, कंपनी ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि मैं इस जमीन पे आलू उगाऊं, और वो आलू जो उगते हैं वो कंपनी लेके चली जाती है, ट्रक भर के, उसका जो भी पैसा होता है वो मुझे दे देती है। तो यार वो कंपनी बेसिकली चिप्स बनाती है आलू की। तो वो आलू कैसे उगता है और उसमें क्या डाला जाता है, ये मेरे आंखों के सामने की चीज है। तो उस आलू से बना हुआ चिप्स जो है ना, वो मतलब मेरे लिए खाएबल नहीं है। खाएबल मतलब कि ईटेबल नहीं, मैं खा नहीं सकता उसे, क्योंकि मुझे पता है कि वो चिप्स जिस आलू का बना है, कंपनी में क्या हुआ है वो तो छोड़ो, लेकिन खेत में वो आलू किस प्रकार से उगा है, मतलब उसको देखकर, वैसे मैं शराब पी रहा हूं लेकिन मैं उसके साथ वो चिप्स खा ही नहीं सकता। न्याय को बात समझ में क्या दिक्कत क्या था उसको? पहली बात तो अबे पेस्टिसाइड कितना डाल रहा है उसमें, यूरिया कितना डाल रहा है उसके अंदर, उसके सामने भर भर के जहर डाला जा रहा है उस आलू के अंदर। और आलू, क्योंकि वो किसान है, उसको पता है कि आलू क्या होता है, आलू का बीज क्या होता है, उसको पता नहीं कौन सा बीज दिया गया। बीज भी कंपनी दी थी, बीज कंपनी देती है, उसकी जमीन है, उसका मेहनत ताना है, बाकी क्या डालना है, कैसे डालना है, कौन से बीज डालना, सब कुछ कंपनी का हिसाब है। तो जब जमीन उनकी हो जाएगी ना, तो वो अपने हिसाब की जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिक जो बीज है वो डालेंगे, पूरे छेड़छाड़ किया हुआ बीज, और उसे भर भर के वो पेस्टिसाइड डालेंगे, उसमें उर्वरक डालेंगे। उसका उद्देश्य क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा उत्पादन। भाई ये एक महीने के अंदर अगर आपका ऐसे 100 किलो आलू सामान्य रूप से उगता है, तो हम चाहते हैं कि आधे महीने के अंदर 500 किलो आलू उगे यहां से। आलू का क्या है, डालने के सारे मंडी में बंदे खा लेंगे, क्या है आलू को हर कोई खा लेता है। हु गिव्स अ डैम अबाउट कहां से आलू आया, कितना ऑर्गेनिक, कितना जेनेटिकली है। चिप्स भर भर पूरी दुनिया चिप्स खाती है, पूरी दुनिया में चिप्स के लिए आलू को बेच देंगे, मुनाफा ही मुनाफा है इसके अंदर। तो ये एक एग्जांपल से मैं आपको बता रहा हूं कि जमीन पे वो लोग क्या करेंगे। जमीन उनकी तो देश उनका, जमीन के नीचे की संपदा उनकी, ऊपर उगने वाला सब कुछ उनका। क्या बीज डलेगा, क्या उसके अंदर पैदावार होगी, क्या पेस्टिसाइड डलेगा, क्या यूरिया डलेगा, सब कुछ उनका भाई साहब।
वो 2-4 दिन पहले आपने मकई खाया होगा ना। अमेरिकन कॉर्न तो इस देश के अंदर इतना स्टेटस सिंबल हो गया है। अमेरिकन कॉर्न बनाती मोंसेंटो कंपनी। और ये भारत तो बहुत 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 पीछे है ये इन सब षड्यंत्रों में। अमेरिका, यूरोप सब जगह षड्यंत्र फैल चुका है, ये हो चुका है। जो विश्व के टॉप लेवल के जो शासक हैं वो क्वालिटी फूड खाते हैं। जो इंग्लैंड की महारानी है वो 100% ऑर्गेनिक फूड खाती है। जो विश्व के पीडोफाइल्स हैं, पीडोफाइल्स मैं आपको बताने वाला था, आसाराम को पीडोफाइल बनाकर आपने जेल में डाल दिया। आपको मैं ये बात यहां पर रिकॉर्ड हो जाएगी। और एक बात मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं, जुर्मों की सूची बनाओ। जुर्म कैसे होते हैं? चोरी कर ली, किसी को मार दिया, बैंक लूट दिया, बम फोड़ दिया, धर्मांतरण करवा दिया, बलात्कार कर दिया, कुछ भी लूट लिया, कुछ भी कर दिया, ये सब जुर्म होते हैं। लेकिन एक संगीन जुर्म यह भी है कि किसी लड़की का बलात्कार करके आपने जला दिया, यह भी एक संगीन जुर्म हो गया। लेकिन सबसे जो संगीन जुर्म है ना, सबसे वास्तव में जो जुर्म कैसे बोलूं, सबसे बड़े स्तर का जो जुर्म है वो है एक बच्चे को गिरफ्त में लाकर उसका अपहरण करके उसके साथ सेक्स करना और फिर उसकी बलि चढ़ा देना। और बलि चढ़ाने के बाद उसका जो रक्त है ये पीना और अपने साथियों को पिलाना। ये इतने बड़े लेवल का क्राइम है। ये जो क्राइम है इतना ऑर्गेनाइज्ड है। हलवा नहीं है यार, मतलब कि बाबा ने एक बच्चे का बलात्कार कर दिया, पूरे उसकी रिपोर्ट आ रही है अखबार में, सारा मीडिया कवरेज मिल रहा है, इतना हलवा थोड़ी ना है। जो लोग बच्चा बोल रहा हूं, बच्चा में 4 साल का, 5 साल का, 6 साल के बच्चों की बात कर रहा हूं, तो जो लोग ये 4 साल के, 5 साल के, 6 साल के बच्चों को उठा के लेके जाते हैं, ये अल्टीमेट लेवल के ऑर्गेनाइज्ड है। अल्टीमेट, उनके बारे में पता ही नहीं चलेगा आपको। यहां पे हर घर में हर आदमी जानता है कि आसाराम बलात्कारी है। अबे ऐसे थोड़ी ना होता है पीडोफाइल गैंग। अबे कोई इसने वो थोड़ी ना यार, मतलब किसी जेल थोड़ी ना काटी है, कोई गांजा थोड़ा सप्लाई करता था कि पूरा देश जाने लग गया उसको। पीडोफाइल गैंग इतना टॉप लेवल का सीक्रेट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, माफिया है, किसी को पता नहीं है कितना बढ़िया लेवल से चलता है, सबसे टॉप लेवल का है। और जो इसके वास्तविक माफिया है ये दुनिया उन्हीं की है। ये विश्व पर शासन उन्हीं का है। विश्व पे शासन पीडोफाइल्स का ही है। आपको बात पता होनी चाहिए। हल्का सा डिफरेंस इतना रहेगा, जैसे कि मान लो कि आप बहुत बड़े पीडोफाइल हो, मैं अमेरिका का राष्ट्रपति हूं, मैं पीडोफाइल हूं, बट हमारी अच्छी दोस्ती है, बस इतना सा फर्क है। मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा पूरा और आप मुझे सपोर्ट करोगे। आप मुझे सपोर्ट करोगे कि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बना रहा हूं, मैं पीडोफाइल नहीं हूं, आप पीडोफाइल हो, लेकिन मैं आपको सपोर्ट करता रहूंगा, सॉरी प्रोटेक्ट करूंगा कि आपको कुछ ना हो। कहीं हल्की सी किसी की मिस्टेक से, वैसे तो बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, किसी की हल्की सी मिस्टेक से यदि आपका नाम बाहर आ गया, आपकी फोटो वगैरह, आपके सारे कॉन्टेक्ट वगैरह बाहर आ गए, उसमें पता चल गया गलती से कि आपकी सेटिंग ट्रंप से भी है, आपकी सेटिंग हिलरी क्लिंटन से भी है, आपकी सेटिंग ओबामा से भी है, आपकी सेटिंग वो कौन था यार, अमेरिका के राष्ट्रपति बताना, अमेरिका का थोड़ा पुराना, जॉर्ज बुश, उसके पहले, जिसके बाद मोनिका लेविन्स्की ने आरोप लगाया था, याद नहीं आ रहा उसका नाम, चौकोर सा मुंह है उसका, ठीक है, बिल क्लिंटन ही है, बिल क्लिंटन ही तो है वो, हाँ बिल क्लिंटन ही हो। तो यदि किसी की गलती से या किसी एक्टिविस्ट की पूरी एड़ी से चोटी का जोर लगा देने की वजह से आपका नाम आ गया, आपकी डायरी बाहर आ गई और आपके सारे नाम सर्टिफिकेट जिसके साथ सबके बाहर आ गए, तो अब फंसेगा कौन वास्तव में? दुर्गति किसकी होगी? दुर्गति आपकी होगी। ये सब लोग साइड में आ जाएंगे, बोलेंगे ये साला ये पीडोफाइल है, इसको जेल में डालो, जेल में डालो, और फिर जेल में जैसे ही आप जाओगे वहां पर आपका खात्मा है, क्योंकि आपको जेल में डाला गया। आपको यदि यातना मिलने लगी तो आप सबके परखच्चे खोल दोगे, हिलरी क्लिंटन की सारी डायरी खोल दोगे, आप बिल क्लिंटन की सारी खोल दोगे, बुश की खोल दोगे, ओबामा की खोल दोगे, ट्रंप के सबके खोल दोगे, आप सबको नंगा कर दोगे आप। तो सबसे पहले ये लोग चाहेंगे कि आपको नष्ट किया जाए।
सर्च करना, बेसिकली ये बहुत बड़ा वो केस भी हुआ था, याद नहीं आ रहा उस आदमी का नाम, बस ऐसे आप सर्च करोगे ना यार कि पिज्जा गेट कॉन्स्पिरेसी, पीडोफाइल रिंग इन अमेरिका, ग्रेटेस्ट पीडोफाइल रिंग वगैरह करके, ऐसे तो उसका नाम आदमी का सामने आ जाएगा। ठीक है, वो एक आइलैंड था बेसिकली, एक आइलैंड के ऊपर बच्चों को रखा जाता था, बच्चों के साथ सेक्स करते थे ये सब बड़े बड़े लोग आके, या तो आके सेक्स करते थे या वहां पर आके मतलब ऐसे हैंग आउट करते थे, और उनके जो साथी होते थे वो सेक्स करते थे, है ना। तो ये सारी बातें मुझे आपको बतानी थी कि ये जो विश्व के जो शासक है वो पीडोफाइल से, और उनका पूरा ये रचा हुआ सर्कस रहता है, षड्यंत्र रहता है। ठीक है, इसका समाधान मेरी नजर में सोसाइटी को सुपीरियर बनाने के अलावा और कोई नहीं है, क्योंकि सुपीरियर बना हुआ आदमी ही बेसिकली जागरूक रह सकता है और अपनी पावर अपने पास रख सकता है। एविल पावर्स ने बेसिकली क्या कर रखा है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एंगेज कर रखा है। सारी जो पावर आती है वो एंगेजमेंट की आती है। आपको एंगेज कौन कर रहा है? आपको क्रिकेट एंगेज कर रहा है कि मोदी एंगेज करके रखा हुआ है, कि आपको शाहरुख खान एंगेज करके रखा हुआ है, कि केजरीवाल एंगेज करके रखा हुआ है? और एंगेजमेंट तो इतना बड़ा टूल है ना यार, इतना बड़ा टूल है एंगेजमेंट, कि जो इन सब चीजों से ऊपर उठा हुआ है ना, जिसका काम चलता नहीं है, मोदी की बकचोदी सुन के, केजरीवाल की, शाहरुख खान की फिल्म देख के, क्रिकेट देख के, उसको टॉप लेवल के एंगेजमेंट दिए जाते हैं, उसको फ्लैट अर्थ का एंगेजमेंट दिया जाएगा। पहली बात फ्लैट अर्थ का एंगेजमेंट दिया जाएगा, हर टेक्नोलॉजी का और पता नहीं क्या क्या एंगेजमेंट, तो वो एक्टिविस्ट वहां जाके एंगेज हो जाएगा, और वो अनंत है, वो उसके 20-30 साल उसमें गुजर जाएंगे। तो एंगेजमेंट है बेसिकली एक बहुत बड़ा टूल। तो यदि आप वहां से एंगेजमेंट हटाकर अगर अपनी वास्तव जीवन में सुपीरियर बन सकते हो, तो है मतलब शुरुआत इस चीज की कि ये जो बच्चों के साथ सेक्स करने वाले और उनकी बलि चढ़ाने वाले, उनका खून पीने वाले, इन लोगों का शासन ना रहे। ठीक है, एक बात और मुझे इसमें ऐड करनी थी। एक बात जो मुझे इसमें ऐड करनी थी, जो मैंने कभी कही नहीं, कि ये बच्चों को उठाकर, बाय द वे बार बार मैं इस बात को फिर से कह रहा हूं, बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड, मतलब इतना ऑर्गेनाइज्ड, टैक्सी वाले से लेकर, ट्रक वाले से लेकर, हवाई जहाज वाले से लेकर, पुलिस वाला, जज वाला, मंत्री, ये सब बिके हुए और सब सेटिंग किए हुए। मतलब बच्चे को यहां से उठाकर जो भी है, मतलब अमेरिका का सबसे बड़ा सरगना है, मतलब माफिया है, उसके आइलैंड पे छोड़ने के लिए ये प्रॉपर बढ़िया वाली सेटिंग है। और टेक्नोलॉजी का यदि इस्तेमाल करना, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो करना पड़ेगा ना भी कम्युनिकेशन के लिए, वो ऐसे खुले में होता नहीं है, वो डीप वेब में जाके होता है। सरफेस वेब, डार्क वेब, डीप वेब। हाँ, डीप वेब में जाके होता है। तो गुलाम तो यही रह जाते, सरफेस वेब में रह जाते ज्यादातर गुलाम, तो उसमें भी उससे नहीं उबर पा रहे। उसके नीचे आप जाओगे तो डार्क आएगा, फिर डीप आएगा, तो डीप में तो यार केस है यार, किसी की समझ ही नहीं कैसे जाना, कैसे वहां पर क्या हो रहा है, कैसे किसको पता चलेगा। और वहां पर भी जाकर मैं बोल रहा हूं ऑर्गेनाइज्ड, वहां पर जो चीजें ऑर्गेनाइज्ड होती है वो तो कैसे पता करोगे। बट एनीवे, मैं जो ये बात कहना चाह रहा था वो ये कि बच्चे का अपहरण करके उसके साथ सेक्स करके और उसकी जो बलि चढ़ाने वाला जो कॉन्सेप्ट है, और बलि चढ़ा के उसका जो रक्त है वो खुद पी के और बाकी बंदों को भी पिलाने का जो कॉन्सेप्ट है, वो इस बात की पुष्टि करता है। एक तो खैर उनके मुंह पे चढ़ चुका है वो खून, वो एक अलग बात है, वो शैतान की पूजा करते हैं, तो उस वाइब्रेशन में रहते हैं वो लोग, उसी एहसास में रहते हैं वो लोग। बट यहां पर जो ये बच्चे की बलि चढ़ाने वाला है, ये इस बात की इंपॉर्टेंस समझना, बलि चढ़ा के उसका रक्त पीने वाली बात है कि बच्चा जो है उसकी बलि चढ़ाकर अगर आपने उसका रक्त पी लिया ना, तो ये इस बात का बहुत बड़ा प्रतीक है कि अभी आपका हार्ट चक्र बंद हो गया है, अभी आपका हार्ट चक्र लॉक्ड है, मतलब खत्म हो गया। अभी आप हार्ट चक्र को बंद करके बाकी सारे काम कर सकते हो। यदि आपका हार्ट चक्र थोड़ा बहुत ही चालू है तो आप रह नहीं पाओगे गैंग में। आपकी कहीं भी अगर मानवता जाग गई, दया जाग गई, तो आप पीछे हट जाओगे, हमारे काम को आगे बढ़ाने से पीछे हट जाओगे, और पीछे हट जाओगे तो या गैंग के अंदर आप परेशानी खड़ी करोगे, और बाहर निकल के तो आप सारा पूरा गुड़ गोबर कर दोगे। तो बाहर निकलोगे, फिर आप गुड़ गोबर करोगे, फिर मैं आपको मारूंगा, ये सब प्रपंच क्यों करें?
यूट्यूब पर आप सर्च करना कि ऐसे इल्यूमिनाटी एक्स समथिंग करके इंटरव्यू, उस आदमी ने बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया हुआ है किस प्रकार से बच्चों की तस्करी होती है और किस प्रकार से ये सारा गैंग वगैरह होता है, कैसे मारते हैं, कैसे खून वगैरह पिया जाता है उनका। बट पॉइंट ये है कि इतनी वहां तक जाने की जरूरत क्यों पड़े? जो भी अपने गैंग में रहे वो सारे के सारे बंदे अधिकतम से अधिकतम निर्मम रहे। थोड़ी सी भी अपने दया आ गई तो आप गेम बिगाड़ोगे। तो अब आप मुझे खुद बताओ, इससे ज्यादा कोई मतलब और ऐसा कोई तरीका है जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि इस आदमी के अंदर की दया मर गई? कैसे? मतलब मुर्गा काटना तो कोई मुर्गा काट लेता है, क्या करोगे? मतलब